नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस अकेडमी में। आज का हमारा जो सेशन है उसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं भारत इजराइल संबंध के बारे में। अगर हम रिसेंटली न्यूज़ में देखें तो इजराइल के जो उप प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भारत की एक विजिट करी, भारत में आए दौरे पर और द्विपक्षीय बैठक जो है रक्षा संबंधों के बारे में भारत और इजराइल के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो क्या इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है इससे क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, भारत इजराइल रिलेशन किस तरफ बढ़ रहे हैं, उसको समझने का एक छोटा सा प्रयास हम इस माइंड मैप के सेशन में करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो यात्रा हुई है, जो दो लोग हमारे भारत में आए हैं, उन्होंने किस किस चीज पर बात करी है। अगर हम बात करें तो एक संयुक्त घोषणा पत्र जो है वो किया गया है 30 साल पूरे होने पर। हमारे भारत के और इजराइल के जो संबंध हैं उन्हें 30 साल पूरे हो चुके हैं। 1992 से हमारे रिलेशन जो है वो बने हुए हैं। उनको 30 साल कंप्लीट होने पर, 30 इयर्स कंप्लीट होने पर रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रतिबद्धता दिखाता हुआ एक संयुक्त घोषणा पत्र जो है, जॉइंट डिक्लेरेशन दोनों देशों की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा रक्षा सहयोग पर, जो डिफेंस सेक्टर जो है उस पर जो इजराइल और भारत का विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, इसके ऊपर भी, इसको मजबूत करने के लिए भी इन दोनों ने मौजूदा ढांचे पर क्या हमारा विजन होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक बात जो है वो करी है, एक मीटिंग जो है इन्होंने करी है। इसके अलावा दोनों ने आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो एक्सचेंज किए हैं। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से जब हम जाकर के मिलते हैं तो हमारी क्या मंशा है, हम उससे बात करते हैं। वर्बली हमारा कम्युनिकेशन होता ही है, लेकिन लिखित रूप में, कागजी तौर पर भी हम वैसा एक कम्युनिकेशन जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा मौखिक बातें जो है वो प्रूफ नहीं होती, लिखित बातें हमेशा प्रूफ होती है। तो एक लेटर ऑफ इंटेंट, आशय पत्र, हम आपसे क्यों मिलना चाहते हैं या आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं, इसका एक आशय क्या है, इंटेंशन क्या है, इसके लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। वो भी यहाँ पर हमें किया गया है, आदान प्रदान उसका हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सैन्य गतिविधियां, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा जो आ चुका है, कोविड 19 के बाद में सैन्य गतिविधियां जो हैं वो अलग स्थिति की तरफ जा रही हैं। इजराइल की भी जा रही हैं, हमारी भी जा रही है, क्योंकि इजराइल ने भी अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन किया है, तो उसकी भी शांति जो है वो अच्छी खासी बहाल है। और भारत में अगर हम बात करें तो पोस्ट कोविड एरा में चाइना के साथ में जो गलवान वैली और फिंगर्स एरिया का जो डिस्प्यूट हमने देखा, उसके बाद में भारत की सैन्य गतिविधियां बदल रही है। तो पोस्ट कोविड एरा में दोनों देश जो हैं वो किस प्रकार से सैन्य गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक मीटिंग हमें देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा पारस्परिक सुरक्षा चुनौतियां की स्वीकृति, इंटरनल जो सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत भी आंतरिक सुरक्षा के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बहुत बड़े बड़े मुद्दों से गुजर रहा है। सेपरेटिज्म, अलगाववाद, आतंकवाद, टेररिज्म, नक्सलिज्म, नक्सलवाद, इन सब से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम इजराइल जो है वो अपने पड़ोसी देशों से बहुत ज्यादा त्रस्त है। जो हम इजराइल की हिस्ट्री जानते हैं कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ में बहुत जबरदस्त उसकी युद्ध होते चले आए हैं। पड़ोसी देशों को उसने अपना एक अलग दबदबा बना करके रख रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम इजराइल से क्या सीख सकते हैं या इजराइल हमसे क्या सीख सकता है, इसके लिए भी चुनौतियां जो हैं, पारस्परिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ये इस मीटिंग के बारे में है कि ये जो दो लोग यात्रा पर आए हैं, उन दोनों की होने वाली जो यात्रा है या यात्रा जो हुई है, उसकी वजह से हमें क्या क्या एडवांटेज देखने को मिले हैं। अगर मैं संबंधों की बात करूं, भारत और इजराइल के संबंध, रिलेशंस जो हैं वो कैसे हैं, तो राजनयिक संबंध की अगर हम बात करें तो 1950 में जब इजराइल बना था, 1950 में, तभी से हमने इजराइल को मान्यता जो है वो दे दी थी, लेकिन हमने कोई बहुत अच्छे रिलेशंस, संबंध इजराइल के साथ में कभी स्थापित नहीं किए। 1992 1992 में आते आते हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राजनयिक संबंध अच्छे से डेवलप जो है वो होने लगे। हमने कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो है वो करने स्टार्ट किए। लेकिन मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो जो 2014 में सरकार का जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद, पहले हम फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा झुके हुए हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है कि भारत जो है वो इजराइल की तरफ ज्यादा झुकता हुआ दिख रहा है। फिलिस्तीन को जो है हम सिर्फ और सिर्फ दरकिनार करते हुए चल रहे हैं। भारत का जो मूल विदेश नीति है, वो विदेश नीति इजराइल की तरफ झुकती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की बात करूं तो 1992 की अगर मैं बात करूं तो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हमारा होता था, द्विपक्षीय व्यापार हमारा होता हमें दिखाई देता है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, अप्रैल 2020 से फरवरी 2021, ये जो टाइम था, इस समय पर भारत और इजराइल के बीच में 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर
जिसमें रक्षा क्षेत्र जो है, डिफेंस सेक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़ा ट्रेड, इतना बड़ा व्यापार हमें दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, भुगतान संतुलन की बात करें, तो भारत के पक्ष में मामला दिखाई दे रहा है, भारत की तरफ झुका हुआ मामला हमें दिखाई दे रहा है। इस वजह से अगर हम देखें तो भारत के लिए इजराइल, इंडो इजराइल रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हीरे का व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार जो है हो रहा है, वो लगभग 50% है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हमारे चल रहे हैं उसमें से 50%, 50% व्यापार चल रहा है सिर्फ और सिर्फ हीरे का। भारत, अगर मैं इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एशिया में जो जिन देशों से इजराइल ट्रेड कर रहा है उसमें भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा भागीदार ट्रेड के मामले में, व्यापार के मामले में हमें देखने को मिल रहा है। और ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो सातवां सबसे बड़ा भागीदार पार्टनर हमें देखने को मिल रहा है। यानी ट्रेड जो हो रहा है भारत और इजराइल के बीच में, इजराइल की तरफ से भी अच्छा खासा ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। एशिया लेवल पर 3rd रैंकिंग और वर्ल्ड लेवल पर 7th रैंक हमें देखने को मिल रही है। इजराइल की जो कंपनियां हैं वो भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर, स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रही है। इसके अलावा जल प्रौद्योगिकी, वाटर टेक्नोलॉजीज जो है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल जो है वो काफी उन्नत है। न सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी बल्कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, वाटर टेक्नोलॉजीज, वाटर को कंजर्वेशन करना, जल का संरक्षण करना, एग्रीकल्चर करना, कृषि प्रौद्योगिकी, सबके फील्ड में इजराइल बहुत आगे निकल चुका है। तो उन टेक्नोलॉजीज के साथ में हमारा जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, वो किस प्रकार हो पाए, इसके ऊपर भी फोकस जो है भारत और इजराइल के बीच में हमें देखने को मिलता है। और भारत और इजराइल के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, मुक्त व्यापार समझौता साइन है। भारत प्रयास कर रहा है कि उनको उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अब निरस्त करवाया जाए, उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो अप्लाई किए जाए। ऐसे भी प्रयास भारत की तरफ से चल रहे हैं। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं, रक्षा क्षेत्र की हम बात करें, तो भारत इजराइल से जो इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहा है, जो उपकरण खरीद रहा है, उसमें अगर मैं इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सबसे बड़ा ट्रेड भारत के साथ ही हो रहा है। और अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो रशिया के बाद सबसे बड़ा ट्रेड हम इजराइल के साथ ही कर रहे हैं। यानी हम सिर्फ किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट ना होकर के, स्पेशली जब हम पुराने समय में देखें तो हम रशिया के ऊपर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में। अब हम रशिया के साथ साथ इजराइल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, यूएसए को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो रशिया के बाद सेकंड नंबर पर हम सबसे ज्यादा जहां से कोई चीजें खरीद रहे हैं, डिफेंस सेक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहे हैं, वो है इजराइल। तो अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर हमें होता दिखाई दे रहा है। डिफेंस सेक्टर में हम इजराइल के साथ में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो भारत ने फाल्कन अवाक्स सिस्टम जो है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, वो इसी से खरीदा, इजराइल से ही खरीदा हमने। हेरॉन सर्चर सेकेंड, हॉरॉप ड्रोन, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये सारी प्रणालियां जो है, सिस्टम्स जो हैं, वो हमने इजराइल से खरीदे हैं। अच्छा खासा ट्रेड या अच्छा खासा डिफेंस सेक्टर को फायदा जो है इनसे हमें मिला है। इसी मामले में अगर हम देखें तो कुछ मिसाइल्स जो हैं वो भी हमने खरीदी हैं, जैसे कि पाइथन और डर्बी, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स हैं। क्रिस्टल मेज, स्पाइस 2000 बम, ये सब हमने इजराइल से खरीदे हैं। तो डिफेंस सेक्टर में बड़ी हेल्प हमें इजराइल से मिल रही है। भारत और इजराइल के बीच में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया गया था। उसकी 15th बैठक जो है उसके अंदर 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने हेतु टास्क फोर्स बनाने की बात भी की गई थी। यानी नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम किस प्रकार से डिफेंस सेक्टर में और नए काम कर सकते हैं, क्या नया हो सकता है, इसके ऊपर भी पूरा रोड मैप तैयार कर बनाने की जो बात है वो इस 15th मीटिंग के अंदर, 15वीं मीटिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, कृषि की बात करूं, तो मई 2021 में कृषि विकास में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्य समझौते के ऊपर साइन किए गए थे। 3 वर्ष का कार्य समझौता अभी जस्ट 1 साल पहले मई 2021 में हमें भारत और इजराइल के बीच में देखने को मिलता है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मौजूदा उत्कृष्ट केंद्र जो है उनको विकसित करना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र जो है उनको और अच्छा बनाना, उनकी संख्या को बढ़ाना और उनका जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, उसे और अच्छा करना। इसके बारे में पूरा ये प्रयास जो है 3 सालों के लिए हमने ये एफर्ट्स किए थे, ये साइन जो है वो किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड टेक की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। भारत और इजराइल ने अपनी 8वीं निकाय की जो मीटिंग थी उसके अंदर
इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, I4F के नाम से जिसे हम जानते हैं, हिंदी में जिसे हम भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष, एक फंड हमने बनाया है इंडिया और इजराइल दोनों ने मिलकर के, जिसको शॉर्ट में हम I4F के नाम से जानते हैं। उस फंड को बनाने का काम हमें यहाँ 8th मीटिंग में हमें देखने को मिला है। और इसके तहत हमने 3 ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए हैं। 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें दोनों मिलकर के काम करेंगे। और उन 3 रिसर्च प्रोजेक्ट का बजट अगर मैं देखूं, $5.5 अमेरिकन डॉलर हमें देखने को मिलता है, जो काफी बड़ा बजट है। इतने बड़े बजट पर दोनों देश जो हैं 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए, ज्वाइंट रूप में, संयुक्त रूप से काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड I4F जो है वो चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच में एक संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। औद्योगिक और अनुसंधान के फील्ड में, इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च के फील्ड में दोनों देश एक साथ संयुक्त रूप से कंबाइंड वे में काम कर सकें, इसके लिए ये I4F फंड जो है वो बनाया गया था। अदर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद देखा, भारत जिसमें एक बड़े लीडिंग रोल में हमें देखने को मिलता है, इजराइल भी उससे जुड़ना चाहता है। तो हम एक ऐसा वैश्विक प्लेटफॉर्म जिसमें हम एक लीडिंग पोजीशन पर हैं, नेतृत्व करने वाले पद पर हैं, और उस प्लेटफॉर्म से इजराइल जो है वो जुड़ना चाह रहा है, इजराइल जो है कनेक्ट होना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है। हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि देखने को मिलती है। आगे क्या हो सकता है, लास्ट पॉइंट अगर हम देखें कि आगे क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं तो दोनों देशों के बीच में 1992 से मजबूती डिप्लोमेटिक रिलेशंस में देखने को मिल रही है। अच्छी प्रोग्रेस हमारी चल रही है। अब जरूरत है इसको और नया आयाम, नए डायमेंशंस देने की। अगर मैं बात करूं तो जैसा आप जानते हैं कि हिटलर ने जो ज्यूज को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यूज को जिस कदर हिंसात्मक रूप से मारा था, उसकी वजह से जो ज्यूज जो बच गए थे, उन्होंने अपना एक देश बनाया था इजराइल। तो उसकी वजह से हमारी एक सहानुभूति है, सिंपैथी है इजराइल के साथ में, और सिंपैथी का अच्छा फायदा भारत को भी मिलना चाहिए, इजराइल को भी मिलना चाहिए। भारत और इजराइल के बीच में धार्मिक चरमपंथी पड़ोसी हैं। इजराइल के पड़ोस में भी अगर हम देखें तो ऐसे पड़ोसी हैं जो चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग हैं, और इजराइल पर कब्जा करना या इजराइल को समाप्त करने की नीति के तहत मंतव्य के साथ में वो काम करते हैं। और भारत में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। पड़ोसी देश, भले हम पाकिस्तान की बात करें, भले हम चीन की बात करें, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टाइप के ये ग्रुप या देश जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि भारत और इजराइल एक जैसी समस्याएं फेस करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो उन सब चीजों पर हम एक साथ काम कर सकते हैं। प्लस कुछ ग्लोबल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज है, वो हमारी हेल्प कर सकता है। अगर हम किसी फ्रंट पर उनकी हेल्प कर सकते हैं तो उसका भी काम कर सकते हैं। भोजन की कमी जो हो रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फूड की स्कार्सिटी, भोजन की कमी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी के फील्ड में इजराइल बहुत ज़्यादा उन्नत है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जो है वो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और अपना जो प्रोडक्शन लेवल है, उत्पादन का स्तर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अभी अगर हम देखें तो अब्राहम अकॉर्ड की स्थिति बनी हुई है। 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड हमें देखने को मिला है, जिसमें इजराइल और जॉर्डन के संबंध अच्छे करने के लिए इजराइल, जॉर्डन और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को साथ में ला करके डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक संधि जो है वो एस्टेब्लिश करी थी, एक शांति जो है वो एस्टेब्लिश करी थी। तो उस शांति का फायदा इजराइल को मिल रहा है। तो इजराइल अपना फोकस जो है वो युद्ध को छोड़ करके टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, डेवलपमेंट में लगा पा रहा है, और उसके साथ में हम मिलते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा हमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका इनोवेशन, उनका जो डेवलपमेंट होगा वो हमें भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। कोई देश जो युद्ध में लिप्त होता है, जैसे हम अभी रशिया यूक्रेन को देख रहे हैं, तो रशिया यूक्रेन जब युद्ध में लिप्त है तो वो दूसरे देशों के साथ में कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं बन पाते, या कोई देश जो है वो रशिया के साथ है या यूक्रेन के साथ है तो वो बहुत अच्छा फायदा उनसे कुछ गेन नहीं कर पा रहा, उल्टा उसको नुकसान हो रहा है। यहाँ शांति है इजराइल में, तो इजराइल अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो शांति चल रही है उसका फायदा इंडिया को भी देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको अभी ये बात पूरी अच्छे से क्लियर हुई होगी कि इंडिया इजराइल रिलेशंस जो है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या हिस्ट्री रही है, क्या अभी करंट सिनेरियो जो है वो चल रहा है। अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, अगर हमारे सामने इंडिया इजराइल रिलेशंस जो है वो प्रकट हो जाते हैं, तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओजांग सर जो है वो आंसर राइटिंग बैच को स्टार्ट कर चुके हैं।
एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है हमारा जो 16 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप इससे जुड़ सकते हैं, अभी भी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। आप इससे जुड़ करके अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं। आंसर राइटिंग की जो कला है, मेंस में या यूपीएससी में सिलेक्शन का सिर्फ एक ही रेशियो है, एक ही तरीका है, एक ही गेटवे है, दैट इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आंसर लिखना आता है, उत्तर लेखन की कला हमें आती है, तो हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाएंगे, कहीं कोई रैंक ले आएंगे, कहीं सिलेक्शन दे पाएंगे। वरना अगर हमें आंसर राइटिंग नहीं आती तो हम इस रेस से बाहर हैं, इस रेस में हम दौड़ ही नहीं रहे हैं, ये आपको मान करके चलना चाहिए। तो वो आंसर राइटिंग जो है वो हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और स्पेशली जब ओजांग सर खुद आपको सिखा रहे हैं, ओजांग सर जैसी बड़ी फैकल्टी जो है वो आपके साथ में जुड़ करके आपको ये चीजें जो है वो सिखा रही हैं, तो इसका एडवांटेज आप लोगों को लेना चाहिए। ऐसा ही अगर आपको फ्री कंटेंट जो है वो और चाहिए, तो हमारी जो वेबसाइट है ojankedu.com, OJAANKEDU.com, ojankedu.com पर जाकर के ऐसा ही फ्री कंटेंट जो है वो आप ले सकते हैं। वेबसाइट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोनों में जो बच्चा जिस भी मीडियम का है, दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में मिलेंगे। हमारा ज्ञान वर्धन जो है वो हम करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।